नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आम भाषा में लोग क्या कहते हैं कि राजनीति एक बहुत गंदा खेल है। क्यों? क्योंकि राजनीति बिना हिंसा के नहीं हो सकती, राजनीति बिना गुंडागर्दी के नहीं हो सकती और राजनीति बिना मार काट के नहीं हो सकती। जो सत्तारूढ़ पक्ष होते हैं उन्हें अपनी ताकत दिखाना होता है और सारी नैतिकताओं से समझौता करके, पुलिस के साथ साठगांठ करके, क्रिमिनल्स के साथ साठगांठ करके जो सत्तारूढ़ दल हैं वो अपना राजनीतिक मतलब साधती हैं। लेकिन अगर उन राजनीतिक दलों को जो कि सत्ता में हैं, उन्हें अगर ये पता चल जाता है कहीं से भी कि अगर विपक्षी ताकतें उनके खिलाफ धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं, तो फिर उन विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ दल क्या करता है? अपनी ताकत से धीरे धीरे मिटाता है और अगर मिटा ना पाए तो हिंसा में इंडल्ज करता है। हिंसा करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, एक संदेश देता है। यानी कि राजनीति में हिंसा एक जरिया है लोगों को संदेश देने का, और खासकर जो विपक्षी दल है, जो ऑपोजिट पार्टीज हैं, उनको। अब बात करते हैं गुजरात के जूनागढ़ इलाके में, जहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स अपनी जन संवाद यात्रा पर निकले हुए थे और इस यात्रा पर जब वो थे तो उस यात्रा के दौरान बीजेपी के कई गुंडों ने, बताया ये जा रहा है कि 70 लोग उस पूरे झुंड में थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, और इसमें जो प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के हैं जिनको बुरी तरह से पीटा गया, जिनके ऊपर हमला किया गया, वो हैं इसुदन गाधवी और महेश सवानी। तो इन दोनों के कॉन्वॉय पर स्टोन्स फेंके गए, पत्थरबाजी की गई, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, और उसके बाद जिस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने सोशल मीडिया पर आए हैं, तो वो तमाम इसुदन गाधवी और महेश सवानी खून से लथपथ हैं और उन विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथ में डंडा लेकर और कुछ न कुछ चीज लेकर हिंसा में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात आम आदमी पार्टी के साथ हुई है। क्यों हुई है उसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी जो हाल में निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली थी सूरत के कॉरपोरेशन में, और उसके बाद अभी हाल में ही 14 जून को अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि वो जो 2022 के में होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं, उस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, कितनी टर्म से वहां पर बीजेपी की ही सत्ता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात को, तो वहां पर अब हिंसा और नफरत की राजनीति देखने को मिल रही है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी विकास की राजनीति को, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जो भी उनकी उपलब्धियां दिल्ली में रही हैं, वो उसी एजेंडे को लेकर गुजरात में लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है? वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये जो आम आदमी पार्टी का मोमेंटम है वो पच नहीं रहा है। वो किसी भी तरीके से ये बात पचा नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब इस समय जन संवाद यात्रा कर रहा है, और वो भी कब? जबकि चुनाव में अभी लगभग 1 साल बचा हुआ है, 9 महीने 10 महीने बचे हुए हैं, और अब आम आदमी पार्टी जन संवाद यात्रा के तहत लोगों के बीच में जाकर अपनी विकास की राजनीति को लेकर जा रहा है। तो ये बात जब बीजेपी को नहीं पच रही है तो फिर क्या हुआ? उन्होंने हिंसा में इंडल्ज किया और इसुदन गाधवी और महेश सवानी के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर जो चीज़ें लिखी हैं वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने कहा है कि हिंसा ही एक गुस्सा का प्रतीक है और वो बीजेपी की हार को दर्शाता है। अगर आपको लोगों का मन जीतना है तो फिर आप लोगों को सहूलियतें दीजिए ताकि लोग आपके लिए वोट करें। और साथ में आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें उन्होंने बाकायदा
जहां पर घटना हुई है, जो कि बिसावादार का जो लेरिया गांव है, वहां पर उन्होंने कहा है अपने ट्विटर हैंडल पे कि बीजेपी के गुंडे ने किया इसुदन गाधवी पर हमला, गाड़ी पर तोड़फोड़ और आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हुआ घायल। ये ट्विटर पर मैसेज है। और एक और जो ट्विटर पे जो मैसेज चल रहा है कि गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री और लगातार बढ़ते जनाधार से डर गई है बीजेपी। यानी कि जो ये प्रतिस्पर्धा की जो राजनीति है उसमें बैलेंसिंग एक्ट कहां से आएगा, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसको साम दाम दंड भेद किसी भी शर्त पर आम आदमी पार्टी को दबाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर और चुनाव में आगे चला जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब गुजरात बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर अगर इस तरीके की राजनीतिक हिंसा होती है तो बीजेपी एकदम चुप रहती है, बीजेपी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और बीजेपी उसे सही मानती है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के किरित पटेल, तो उन्होंने कहा है कि ये ग्रुप आया और उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ लोग प्लकार्ड्स लेकर खड़े हुए थे और फिर आपस में झड़प हुई और हिंसा हो गई, तो वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर ये वही बीजेपी है जब वो विपक्षी रोल में रहती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, तो वो इसके लिए कितना बड़ा हाय तौबा करती है। ये जो वायलेंस है, जो पॉलिटिकल वायलेंस है, ये बढ़ेगा क्योंकि अब 2022 में अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। और इससे पहले क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत हाई स्टेक्स चुनाव है, बीजेपी की कई जगह सरकारें हैं और उन सरकारों को बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जाहिर सी बात है सारे साम दाम दंड भेद सब लगेंगे। अगर आप बंगाल के चुनाव का देखिए, बंगाल के चुनाव बीजेपी हार गई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जो गवर्नर हैं वो खुद अपने ऑफिस को उन्होंने पॉलिटिसाइज़ किया हुआ है, एनएचआरसी को पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। और जो पुलिस की निष्पक्षता है कई राज्यों में जहाँ पर ये वायलेंस हो रही है वो भी शक के घेरे में आ रही है। तो इसमें बीजेपी या बाकी जो हैं वो कोई मॉरल हाई ग्राउंड इसमें नहीं ले सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे ऊपर ये वायलेंस हो रहा है या हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि बाकी राज्यों में अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो दूसरे जो विरोधी हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें जिस तरह से हाल के समय में जो पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस को है उसको भी पॉलिटिसाइज किया गया है, वो काफ़ी एक गंभीर विषय है। क्योंकि इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, इन चीज़ों के खिलाफ जो गार्ड करते हैं, अगर उन्हीं की निष्पक्षता पर या उन्हीं को पॉलिटिसाइज किया जाए तो जो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो जाएगी इसमें। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा दबंग है इस बात से कि उनके हाथ में जितनी ज़्यादा पुलिस या इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में आ रही हैं, वो फिर इलेक्टोरल प्रोसेस को उसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। जूनागढ़ से एक खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी के काफिले पर बीजेपी के कुछ लोगों ने हमला किया और जिसमें कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। इस घटना की आलोचना हो रही है और लेकिन साथ साथ इसकी तुलना भी हो रही है बंगाल की राजनीतिक हिंसा से। और लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी बंगाल की हिंसा पर इतना हल्ला मचा रही है, उसी पार्टी के लोग गुजरात में क्या कर रहे हैं इस पर पार्टी की नजर नहीं है। मैं मानता हूं कि जूनागढ़ में जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि उसकी बंगाल की राजनीतिक हिंसा से तुलना की जा सकती है। नेताओं पे कई बार हमले होते हैं, राहुल गांधी के काफिले पर भी अतीत में गुजरात में ही पथराव हुआ था, लेकिन ऐसी हिंसा में नेताओं पर कुछ होता नहीं है, उनके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन यह जो राजनीतिक हिंसा आम लोगों पे होती है, आम वर्कर पे होती है, जैसे कि बंगाल में हो रही है या हो रही थी चुनाव के ठीक बाद, वह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि इसमें आम आदमी पर असर पड़ता है और जिसकी सुरक्षा के लिए न तो पुलिस होती है न उनकी पार्टी होती है। तो इसलिए बंगाल की राजनीतिक हिंसा की तुलना आप जूनागढ़ी घटना से नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी इस मामले में पाक साफ है। हमने बीजेपी का या बीजेपी के जो साथी संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, उनकी हरकतें हमने देखी हैं, यूपी में देखी हैं, बिहार में देखी हैं, इवन असम में देखी हैं, कर्नाटक में देखी हैं, जहां पर गाय के नाम पर, जब लव जिहाद के नाम पर
लोगों को हमला किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, 1 लाख का मामला हम सबको याद है। तो राजनीतिक हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक पार्टी के लोग किसी दूसरी पार्टी के लोगों पर हमला कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा का मतलब एक आइडियोलॉजी के लोग दूसरी आइडियोलॉजी या उस आइडियोलॉजी को नहीं मानने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। और इस मामले में अगर बंगाल की राजनीतिक हिंसा की तुलना किसी चीज से हो सकती है तो वह है यूपी, बिहार या कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी धर्म के नाम पर या गाय के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर उन पर होने वाली हिंसा। और इस मामले में बीजेपी का दामन पाक साफ नहीं है। और ये सही है कि जब वह बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर आवाज उठाती है, पहले उसको अपने घर में देखना चाहिए कि खुद उसके लोग, उसकी पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग किस तरह से दूसरे धर्म के लोग या उसकी आइडियोलॉजी को न मानने वाले लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। यह बात उसको ध्यान में रखनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वही बीजेपी है जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक हिंसा को कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। यहाँ तक कि पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों ने विरोध किया। जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने राष्ट्रपति तक से इस पे मुलाकात की कि किस तरीके से राजनीतिक हिंसा को वहां पर तृणमूल कांग्रेस अंजाम दे रही है। लेकिन ये वही बीजेपी जब अपने राज्यों में इस तरीके की हिंसा होती है तो बीजेपी शांत हो जाती है। तो ये राजनीतिक हिंसा का एक दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड्स हम जिसे कहते हैं, वो बीजेपी के शासित राज्यों में नजर आता है। अगर बीजेपी विपक्ष में है तो राजनीतिक हिंसा उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि वो फिर बिल्कुल देशव्यापी आंदोलन पर कूद पड़ता है, राष्ट्रपति तक इसको लेकर आवेदन करता है। लेकिन चाहे गुजरात हो या फिर बीजेपी का कोई और भी शासित राज्य हो, अगर वहां पर इस तरीके की राजनीतिक हिंसा या घटना होती है तो बीजेपी उसको ढकने की कोशिश करता है। और मजे की बात यह है कि बीजेपी शासित राज्य में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको लेकर एकदम चुप हो जाता है। तो वही घटना अगर आज इसुदन गादवी और महेश सवानी के साथ गुजरात में हुई है तो इसको लेकर विजय रूपानी को ट्वीट भी किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि इसमें अरेस्ट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि शांतिपूर्ण माहौल एक गुजरात में बना रहे चुनाव के पहले। लेकिन इसको लेकर अभी सब चुप हैं, मीडिया चुप है, विजय रूपानी चुप है, बीजेपी के आला कमान नेता चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष के रोल में रहती है तो वो उसको लेकर कितना हाय तौबा मचाती है। लेकिन राजनीतिक हिंसा की सिर्फ एक दो ये घटनाएं नहीं है। अभी हाल में आपने देखा था कि दिल्ली में जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, तो उनकी कार के ऊपर भी अटैक किया गया और ये बताया जा रहा था कि कुछ बीजेपी के ही गुंडे हैं जिन्होंने अटैक किया। और तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वही गुजरात मॉडल है हम जिसकी बात कर रहे थे? अगर आज गुजरात में इस तरीके की हिंसा होती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो क्या यही है गुजरात का मॉडल? अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह महीने में 2 बार गुजरात जाएंगे, तो क्या इसी तरीके की हिंसा आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी? तो ये सारी बातें आज एक तरीके से विजय रूपानी की जो सरकार है, बीजेपी शासित राज्य है, उसकी पोल खोलती है और तमाम दावे को खोखला करती है जब राजनीतिक हिंसा के दावे बीजेपी पश्चिम बंगाल में करती है। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? अभी आपने देखा था सिर्फ गुजरात ही नहीं, त्रिपुरा में अभी हाल में ही, अभी इसी रविवार की बात है कि लगभग 28 लोग उसमें हिंसा के शिकार हुए, जिसमें कि सीपीएम के जो लेजिस्लेटर हैं सुधान दास, जो सीपीएम एमएलए है राजनगर से, साउथ त्रिपुरा के, उन पर हमला किया गया। वो उनका क्या कसूर था? वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर एक और अलग एक हिंसा की घटना सामने आई है, वो सीपीएम पार्टी ऑफिस पे हुई है धालेश्वर अगरतला इलाके में, और वहां पर भी कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। तो बजाय विरोध प्रदर्शन के बावजूद कोई भी अभी तक इसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। फिर अभी आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में झड़प हो गई थी। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हालांकि किसानों का ये कहना है कि ये सरकार की एक और कोशिश है कि जिससे कि ये किसानों को डिस्क्रेडिट करे, किसानों की छवि को नुकसान पहुंचाए। फिर उधर अयोध्या में देख लीजिए कि एक लोकल जर्नलिस्ट थे पाटेश्वरी सिंह, जो कि उन्होंने
बीजेपी के एक एमएलए हैं अयोध्या के, उनके खिलाफ खबरें लिख दी तो उन पर अटैक हो गया। यानी कि कुल मिलाकर राजनीतिक हिंसा अगर आप देख लें तो ये इस समय एक अहम राजनीति का हिंसा बन गया है। लेकिन जब राजनीतिक हिंसा होती है तो आप किस तरीके का संदेश देते हैं, 2-3 बातें यहाँ पर समझने की है। जब राजनीतिक हिंसा होती है तो पुलिस की निष्पक्षता सामने आती है। पुलिस कितनी निष्पक्ष है, अगर चुनाव आसपास है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक हिंसा यानी कि हिंसा संदेश का जरिया बन गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने संदेश हिंसा के बल पर पहुंचाती हैं। यानी कि सत्ता, हिंसा और पैसा, जब तक ये 3 चीजें एक साथ मिलकर नहीं जुड़ती हैं तब तक शायद तब तक भारत में राजनीति करना बहुत ही मुश्किल है। और राजनीति भारत में ही क्यों बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी देखिए, अभी जिस समय ट्रंप अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो किस तरीके से कैपिटल हिल में इस तरीके की घटना सामने आई थी। तो इसको लेकर कुछ कड़े कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है, वरना ये जो गुंडागर्दी की राजनीति है इससे सिर्फ जान माल ही नहीं जाती बल्कि एक गलत संदेश लोगों में भी पहुंचता है। और जो साफ सुथरे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं वो एक बार को सोचते हैं कि उन्हें राजनीति में कदम रखना चाहिए, अपने पैर रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। क्योंकि अगर आपको राजनीति करनी है तो उसके लिए चाहिए गुंडागर्दी, उसके लिए चाहिए पैसा, सत्ता, हिंसा, जो कि हो सकता है कि आप ना कर पाए। तो गुंडागर्दी और जो दोहरे मापदंड है, अगर आप सत्तारूढ़ दल में हैं, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको विपक्ष के साथ अगर हिंसा हो रही है तो वो हिंसा आपको नहीं दिखेगी। लेकिन वही बीजेपी जो आज शांत बैठी है गुजरात में, वो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा को लेकर उसने कितना बड़ा चुनावी मुद्दा उसको बनाया था। तो ये बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। बीजेपी की जो असली तस्वीर है वो यहाँ पर सामने करता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।